हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। पिछले क्लासेस में हमने आपको पोटेंशियल वगैरह के बारे में बताया था और आज के इस क्लास में हम लोग जो है देखने वाले हैं क्या होता है वैद्युत धारा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि हमारी ये जो क्लास है ये स्पेशली UPPCL TG2 के लिए है फ़िलहाल। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। जनरली हम लोग बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की जो दर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आवेश प्रवाह की दर मीन्स I इज इक्वल टू dQ/dt, या सिंपली कहीं कहीं देखने को मिलता है I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा IT। अब यहाँ से आप देखिए I इज इक्वल टू Q/T। Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। यहाँ से एक बात स्पष्ट हुई कि धारा की जो SI यूनिट है वो कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को एक शब्द में बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। मतलब धारा की जो यूनिट है उसको हम लोग कूलाम प्रति सेकेंड या तो एम्पियर में लिखेंगे। ठीक है, अब धारा जो आपका होता है ये इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, सपोज आपके पास कोई एक चालक है। इस चालक में अगर इलेक्ट्रॉनों की गति की डायरेक्शन ये है तो विद्युत धारा जो इसमें प्रवाहित होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है। ये कंडक्टर्स के लिए ये बात की गई है। अब एक बात और जान लीजिए कि करंट जो होता है, करंट में परिणाम होता है और दिशा दोनों होता है। लेकिन इसे हम लोग जो है फिलहाल सदिश राशि नहीं कहते। मतलब यह एक क्या है, अदिश राशि है। जबकि आपको पता है कि जो सदिश राशियां होती हैं उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, और अदिश राशियों में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। बट ये धारा एक क्या है, अदिश राशि है। धारा क्या है, एक अदिश राशि है। इसका कारण जान लीजिए, धारा एक अदिश राशि है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करता। जो आपका सदिश योग का नियम होता है उसे ये फॉलो नहीं करता। मतलब धारा के लिए अगर सदिश योग का नियम लगाया जाए तो वो फॉलो नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, एक अदिश राशि बोलते हैं वैद्युत धारा को। अब देखिए, वैद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कहीं पर भी कंप्लीट सर्किट का होना बहुत आवश्यक है। मीन्स सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है कि करंट हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होता है। आप सिंपली उच्च विभव से निम्न विभव कह सकते हैं। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। या बैटरी के लिए जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया और इसको किसी बैटरी से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक कंडक्टर लिया, इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ा। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और फिर नेगेटिव टर्मिनल पे इंटर करेगा आउटसाइड द बैटरी। बट इनसाइड द बैटरी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, बट इसमें आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी होने वाली है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मतलब
बैटरी के धन पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को, मतलब ऋण टर्मिनल पर आता है करंट। ठीक है, धारा आपका जो है फिलहाल, इसके लिए यहाँ पे Q इज इक्वल टू जो IT फार्मूला है, अब इसको हम लोग पिछले फार्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करें, मतलब हमने एक फार्मूला और पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू NE, अगर हम Q की जगह पे NE रखें तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, NE इज इक्वल टू IT, NE इज इक्वल टू IT। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। मतलब अगर कहीं किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रही है और 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो रही है, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने के लिए, प्रति सेकेंड 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, इसको आप क्वेश्चन के तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मतलब क्या है, हमारे पास ये एक कंडक्टर है, अगर हमें कहना क्या है कि अगर हमें इसमें 1 एम्पियर की धारा पर सेकेंड फ्लो कराना है तो उसके लिए कितने फ्री इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें पता है NE इज इक्वल टू क्या होता है, IT। तो हमें N की वैल्यू निकालना है तो IT अपान हम लोग E कर सकते हैं। अब हमें पता है IT की वैल्यू क्या होती है, IT मतलब 1 हो जाएगी, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो N इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 6.25। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के लिए कितना चाहिए, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए 6.25 इंटू 10 के पावर 18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए किसी भी कंडक्टर में पर सेकेंड, अगर हमें क्या करना है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करना है। ठीक है, दूसरी बात हमें ध्यान में रखना है कि जो आपका विद्युत धारा होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसका जो वेग होता है, मतलब विद्युत धारा का जो वेग होता है, वेग ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, धारा का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब क्या है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो फिलहाल वेलोसिटी है एक लाइट की, कहाँ पे, वैक्यूम में, उतनी ही वेलोसिटी हमारी क्या होती है, करंट की होती है। ठीक है, उतनी ही वेलोसिटी क्या होती है, करंट की होती है फिलहाल लाइट के बराबर। अब यहाँ पे जैसे हमने डायरेक्शंस के बारे में बात किया, डायरेक्शन में मैंने आपको बताया है कि जो डायरेक्शन होगी करंट की वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होगा, या आप कह सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के उसके निगेटिव टर्मिनल पे आता है आउटसाइड द बैटरी। ये जो सर्किट में करंट फ्लो की डायरेक्शन है प्लस से माइनस है। ठीक है, तो ये तो पूरी बात हो गई करंट से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न भी बनता है करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे विभवांतर, विभव से रिलेटेड और करंट से। एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा यहाँ लेते हैं। कह रहा है कि एक 5 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, और उसके सिरों का विभवांतर, क्या कहेगा, उसके सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट है। सिरों का विभवांतर कितना है, 20 वोल्ट है, तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी। मतलब इसके सिरों का विभवांतर, मतलब विभवांतर, मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, तो विभवांतर क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा। विभवांतर का मतलब दोनों का अंतर। अगर दोनों का अंतर हमें मालूम है V1 माइनस V2, तो कह रहा है कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। ये मान लीजिए 20 वोल्ट है, V1 माइनस V2 कुछ भी हो, आप V20 ले लीजिए। विभवांतर कितना है, मतलब ये 5 ओम का प्रतिरोध है, उसके सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट है, तो कह रहा है उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि करंट जो होगा I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपान R होगा। तो V1 माइनस V2 की वैल्यू दिया है 20, R की वैल्यू है 5, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर की करंट आ जाएगी। कितनी करंट आ जाएगी, 4 एम्पियर की करंट आ जाएगी। तो ये कुछ हमें जो है बेसिक क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन देखते चलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है।
तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा से संबंधित बात हो गई। अब हम लोग विद्युत धारा देख लिए, विद्युत जो है फिलहाल आवेश देख लिए, विभवांतर देख लीजिए, विभव देख लिए, कूलाम का नियम देख लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक शक्ति ले लेते हैं, शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। क्योंकि हम इनकी बहुत अच्छी एनालिसिस आगे भी करेंगे, तो हम अभी पावर की बात कर लें। कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उनके बारे में चर्चा कर लें, फिर आगे हम लोग ओम का नियम, प्रतिरोध, ये सब पढ़ना है, तो ये सब हम लोग देखते चलेंगे। देखिएगा, हम शक्ति की बात करने जा रहे हैं, विद्युत शक्ति या पावर। ठीक है, अब रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर या शक्ति, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स है उसके द्वारा कार्य करने की शक्ति या दर जो है फिलहाल वो हमारा क्या कहलाता है, शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। तो P इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं W/T। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, W/T। अब हमें W बराबर पता है, W बराबर क्या होता है, VQ, हमने पिछले फॉर्मूले में निकाल रखा है, तो W की जगह पे पुट करेंगे। इसकी अगर यूनिट हमें लिखना हो तो देखिए इसकी यूनिट होती है जूल और प्रति सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। या एक सिंगल वर्ड में भी इसकी यूनिट लिखते हैं, वो क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे W बराबर हो जाएगा VQ/T। अब हमें यहाँ से Q बराबर, अभी मैंने बताया आपको Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो यहाँ पुट करेंगे तो VI और T/T, T से T कैंसिल आउट हो गया, P बराबर हमें मिल जाएगा VI। इसकी यूनिट जो आपकी होती है वाट में होती है, मतलब जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट भी कहते हैं। जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। हम लोग अभी डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी पे देख रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ हमारा वाट देखने को मिल रहा है। अगर एसी की बात करें तो इसी को वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर में भी हम लोग मेजर करेंगे फिलहाल। तो वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं। अब यहीं से हम लोग ऊर्जा निकाल लेते हैं। ऊर्जा, थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर दें। जो नॉर्मल पावर है, स्मॉल पावर है, उसको हम लोग वाट में मेजर करते हैं, और पावर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो उसके लिए यूनिट जो यूज़ करते हैं वाट, किलोवाट, मेगावाट। ठीक है, इन सब में हम लोग मेजर करते हैं। आपको पता है डीसी मशीन की जो रेटिंग होती है, पावर रेटिंग, वो किलोवाट मेगावाट में ही होता है। अगर हम ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा आपका क्या होगा, देखिएगा जब भी हम बात ऊर्जा की करेंगे तो यहाँ कार्य या ऊर्जा बात वही है, P बराबर WT, P बराबर W बराबर PT आपका हो गया। अब यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, VIT। ठीक है, तो इसकी जब हम यूनिट लिखते हैं, इसकी यूनिट हम लिखते हैं वाट इंटू सेकेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाट इंटू सेकेंड, मतलब यहाँ पे यूनिट है ये वाट सेकेंड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसकी यूनिट को, वाट को हम लोग लिख सकते हैं किलोवाट, और सेकेंड को लिख सकते हैं हावर में, वाट, किलोवाट हावर। ठीक है, तो किलोवाट हावर बराबर होता है 1 यूनिट। मतलब अगर 1 किलोवाट हावर की बात करेंगे तो 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो अब देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 किलोवाट हावर में, 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होंगे। पहली चीज जूल पूछेगा कितना होगा, आपसे पूछ लेगा कितना वाट सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो हम एक एक चीज़ यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहले जूल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट।
1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। तो देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर होता क्या है, मतलब 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, 1000 वाट इंटू 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो 3600 सेकेंड है और 1000 वाट, यहाँ पे हमें मिल गया क्या, वाट मिल गया, यहाँ में क्या मिला है वाट, यहाँ में क्या मिला है सेकेंड मिला है। अब आपको पता है कि हम लोग अगर बात करें वाट इंटू सेकेंड जो आपका होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, जूल नाम देंगे। मतलब 1000 इसको हम लोग करें अगर 3 उसके बाद 5 टाइम 0 वाट सेकेंड, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल। मतलब यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। मीन्स एक यूनिट हो या 1 किलोवाट आवर हो, एक यूनिट बराबर 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर बराबर आपका क्या होगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल आपका होता है, या इसी को आप बोल सकते हैं वाट सेकेंड। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, वाट सेकेंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिलहाल हमारे पास क्या है, आपने कैलकुलेट कर लिया 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल में आपने एक यूनिट को कन्वर्ट कर लिया किस में, जूल में। ठीक है, तो आप एक यूनिट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एटलीस्ट हमने वोल्टेज, पावर, करंट वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देख लिया बहुत स्मॉल वे में। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक इसी से संबंधित अगला टॉपिक हम लोग उठाते हैं ओम का नियम। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम कैसा नियम है भाई, ओम का नियम जो होता है हमारा बेसिकली अपने आप में वो बहुत कुछ किया जाता है। तो पहले हम लोग ओम के नियम को समझते हैं। ओम के नियम को समझने से पहले हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी को समझना है। किसी भी कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है, प्रतिरोध नाम का चीज़ होता है, मतलब प्रॉपर्टी होती है, चीज़ कुछ नहीं होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात हमें थोड़ा सा अतिरिक्त रूप से जानना है। प्रतिरोध के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम ओम का नियम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे प्रतिरोध पर भी बात करेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ओम के नियम की अगर हम बात करें, ओम्स लॉ की अगर हम बात करें, ओम्स लॉ मीन्स ओम का नियम, ओम का नियम। देखिए ओम का नियम जो है, ओम का नियम जो हमारा है वो किस चीज़ के लिए है। ओम का नियम, ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या हो, नियत हो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत हो। भौतिक अवस्था में क्या क्या आता है, ताप आता है, दाब आता है, आयतन आता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी आती है, ये सारी चीज़ें भौतिक अवस्थाओं में आता है। तो पहला कंडीशन यहाँ से देखने को मिला कि ओम का नियम ऐसे ही स्थानों पर लगेगा जहाँ पर हमारा क्या हो, ओम का नियम ऐसे स्थानों पर लगेगा जहाँ पर भौतिक अवस्था क्या हो, नियत हो। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भौतिक अवस्था जहाँ पे नियत होगी वहीं पर ही ओम का लॉ, ओम का नियम क्या होगा, लागू होगा। तो सबसे बेसिक चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना है। ओम का नियम अगर हमें कहीं पे अप्लाई करना है तो बहुत बेसिक सा पॉइंट हमें ये जानना है कि हमारी जो भौतिक अवस्था है उस भौतिक अवस्था को क्या होना पड़ेगा, नियत होना पड़ेगा। तो जब भी हम बात करेंगे भौतिक अवस्था की तो हमारा जो होना चाहिए भौतिक अवस्था नियत होना चाहिए। भौतिक अवस्था में क्या क्या है, ताप, दाब और आयतन, ये आपका जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, ताप, दाब, आयतन हमारा नियत है। तो ओम के नियम के का जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से समझिए। यदि किसी चालक का ताप, दाब, आयतन मतलब भौतिक अवस्थाएं नियत है तो उसमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब स्टेटमेंट क्या कहता है,
I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब ये एक चालक है, ये एक चालक है, यहाँ पे हमने एक विभवांतर लगाया V इसके सिरों पर, इसके कारण इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी I समानुपाती होगा किसके, V के। स्टेटमेंट को एक बार और समझिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत हो, ताप दाब आयतन ये सब नियत हो, तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो लगाए गए उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगा। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर हम इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/r इंटू V, तो हम V इज इक्वल टू लिख लेते हैं IR। ये हमारा ओम का नियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओम का नियम हो गया। अब देखिए अगर हम प्रतिरोध के क्रॉस की बात करें, कहीं पे ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे देखिए यहाँ कोई करंट फ्लो हो रहा है I, इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है क्या, IR, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और इसके सिरों का जो विभवांतर है, मतलब इसके सिरों का जो विभवांतर है वो क्या है, V है। तो यहाँ पे जो ओम का नियम लगता है, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी प्रतिरोध में, जो किसी भी चालक में, ये प्रतिरोध है, इसके सिरों का, इस प्रतिरोध कह लीजिए या चालक कह लीजिए, जिसका प्रतिरोध हमने स्पष्ट रूप से दिखाया है, किसी भी चालक में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसके लगाए गए उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो इसके समानुपाती है, या आप कह सकते हैं लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब जो विभवांतर है, सिंपली आप इसको एक दूसरे वर्ड में बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, यदि किसी प्रतिरोध के जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो नियत हैं, तो उसके सिरों का जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I, और V इज इक्वल टू IR। R क्या है, प्रतिरोध है। अब आप देखिए जो विभवांतर है, इसके सिरों का जो विभवांतर है वो V है, ये विभवांतर किस पे निर्भर करेगा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर। अगर ये धारा शून्य हो गई तो इसके सिरों का विभवांतर शून्य हो जाएगा, अगर इस धारा को हम बढ़ाएंगे तो इसके सिरों का जो विभवांतर है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब क्या हम बात करते हैं, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं विभवांतर की और किसी भी चालक में प्रवाहित धारा की। ठीक है, तो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो ये हमारा एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ R क्या है, R चालक का प्रतिरोध है। R क्या है, चालक का प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे इसको। चालक का प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम होता है, मतलब ओम में आप कह सकते हैं। चालक का प्रतिरोध किसमें, ओम में। तो ओम का नियम क्या कह रहा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो उसमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए EMF या वोल्टेज के समानुपाती होता है। या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं किसी भी प्रतिरोध में, किसी भी इस तरीके के वायर में प्रवाहित होने वाली धारा जो इसके सिरों का जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब किसी प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये दोनों बातें आप स्पष्ट रूप से कहीं पर भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये एक प्रकार का रेखीय नियम है। रेखीय नियम है, कैसा, रेखीय नियम है। इसका क्या मतलब हुआ, इसके V और I के बीच में जो है लीनियर रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप, लीनियर। ये देखिए यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप है, यहाँ पे हमारे पास V है, यहाँ I है। अब V बढ़ा रहे हैं, I बढ़ रहा है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अब इसका जो फिलहाल हम लोग बात करें, इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं ओम्स लॉ के। ओम्स लॉ के लिमिटेशन कुछ इसके जो है फिलहाल लिमिटेशन देख लेते हैं। ओम्स लॉ के जो लिमिटेशन होते हैं ये सदैव ये हमारा सक्रिय जो हमारे युक्ति होते हैं, मतलब एक्टिव डिवाइस से होती हैं, ऐसी जगहों पे बहुत रेयरेस्ट यूज होता है। हमें ध्यान में क्या रखना है, जो ओम का नियम है इसकी लिमिटेशन क्या है। पहली चीज तो आपने देख लिया कि एक रेखीय नियम है, मतलब किसी अरेखीय कंपोनेंट पर ये लागू नहीं होंगी।
मतलब अरेखीय कंपोनेंट क्या होते हैं, जिसमें वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन हो वो लीनियर ना हो, उसको हम बोलते हैं अरेखीय। जैसे डायोड, डायोड पर लागू नहीं होगा। ट्रांजिस्टर, मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उन पे किसी पर लागू नहीं होगा, ट्रांजिस्टर। इसके अतिरिक्त वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, दूसरी चीज ये एटसेट्रा हो गया। दूसरी चीज और कहाँ लागू नहीं होता, जो आपका इंडकैंडेसेंट लैंप होता है उसके फिलामेंट पर, इंडकैंडेसेंट लैंप के फिलामेंट पर, क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि वहां ताप हमेशा जो है परिवर्तित होता रहता है, ताप बढ़ता रहता है, मतलब हाई टेम्परेचर होता है। अब आपको पता है कि ये ताप अब क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब चूंकि फिलामेंट जब जलता है बल्ब तो फिर बहुत गर्म होता है, तो टेम्परेचर अगर है तो टेम्परेचर की वजह से प्रतिरोध क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और अगर टेम्परेचर की वजह से प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है तो हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इतनी अतिरिक्त बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका SCR वगैरह जितने भी आप कह सकते हैं अरेखीय युक्तियाँ होती हैं उस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम के नियम तक की बात हमने कर लिया है, इतना हमें पता होना चाहिए, इतना आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए। जहाँ पे डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाए प्रॉपर। और अगर आप हमसे लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, अपनी प्रॉब्लम्स आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको दिक्कत है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाय कॉल मुझसे बात कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय कॉल भी आप बात कर सकते हैं अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है, या आप इस पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई भी अपनी प्रॉब्लम, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है। फिलहाल आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रयास हमारा है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ में आना चाहिए, इसलिए बहुत आराम से और धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको, मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक नियम है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये अच्छे से नहीं मालूम होगा तो फिर आगे दिक्कतें होंगी। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग जो है आराम से पढ़ते चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहे हैं। फिर आगे हम लोग जो है अगला टॉपिक हमारा प्रतिरोध होगा, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।